बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदालत का फ़ैसला आज सुनाया जाना था वो एक दफ़ा फिर मौखर हो गया है। ये फ़ैसला बार बार मौखर क्यों हो रहा है, इसकी कोई वजह तो अभी तक ऑफिशियली नहीं बताई गई, लेकिन जो पिछले चंद हफ़्तों के जो हालात व वाक़यात हैं अगर उनको सामने रखें तो इसकी बहुत सी वजूहात समझ में आ सकती हैं। क्योंकि 27 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। 18 दिसंबर 2024 को फ़ैसला महफूज हुआ था और ये ऐलान किया गया था कि फ़ैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फिर 23 दिसंबर का दिन आया तो फ़ैसला सुनाने की तारीख़ जो है वो 6 जनवरी मुकर्रर कर दी गई और आज 6 जनवरी आई तो बताया गया कि अब फ़ैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो जज साहब की तबीयत ख़राब है या उनका कोई स्टेनोग्राफ़र जो है वो छुट्टी पे है, ये हमें नहीं पता। अलबत्ता इस्लामाबाद में बहुत से लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था 2 जनवरी को, इसका ताल्लुक़ उसके साथ है और मुज़ाकरात को किसी बड़े फेलियर से या नाकामी से बचाने के लिए ये फ़ैसला जो है इसको आगे ले जाया जा रहा है। तो असल सूरत क्या है, इस पर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जनाब सेनेटर तलाल चौधरी साहब से और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, आपसे पूछेंगे सबसे पहले कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इसमें कहा तो ये जा रहा है हुकूमत की अहम शख्सियात की तरफ से कि बड़ा मजबूत केस है, लेकिन फ़ैसला बार बार मौखर हुआ जा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या ये फ़ैसला मौखर होने से केस ऐसा नहीं लगता कि कंप्रोमाइज़ हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहली तो बात यह है कि 190 मिलियन कई दफ़ा चैलेंज हुआ और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद इसका ट्रायल जो है ये बहुत ही तसल्ली से और मेरा ख़्याल है जितनी इसमें जो कि दफ़ा करने वाले बानी पीटीआई के वकला थे उन्हें स्पेस दी गई और ये वक्त उसके बाद ये कंक्लूड हुआ है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर फ़ैसला जब अदालत मुनासिब समझेगी सुना देगी, लेकिन पीटीआई को क्यों जल्दी है कि इसका फ़ैसला आए? और ये तो सबको पता है कि ये 2+2 है और ये सबको पता है ये ओपन एंड शट है। और इस 190 मिलियन में तो पीटीआई का अपना भी कोई जज हो, इनके घर का भी कोई जज हो, तो वो इसमें सज़ा जो है वो सामने नज़र आ रही है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें अदालत पर जो सवाल हैं वो बहुत उठे थे, मगर जिस तरह इसका ट्रायल कंडक्ट किया गया है वो अगर आप डिटेल लें तो आपको महसूस होगा कि दफ़ा करने वालों को जो बानी पीटीआई के वकला को इतनी स्पेस दी गई है और उम्मीद है कि अब कोई बहाना, कोई हीला बहाना कि बड़ी जल्दी में कंक्लूड हो गया है, ये सज़ा देने के लिए केस बने हैं, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। फ़ैसला भी आ जाएगा और ये जो तासर दे रहे हैं कि कोई डील हो रही है, तो ये तो मीर साहब कहा करते थे हम छीन के लेंगे, हम तो अपना हक लेंगे, और अब ये कह रहे हैं कि हम क्या डील कर रहे हैं। ये बानी पीटीआई के वकला या बानी पीटीआई के ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं। इस तरह का तासर कौन दे रहा है आजकल इस्लामाबाद में? सारे ये दे रहे हैं, या तासर ये दे रहे हैं कि अमेरिका की हुकूमत आएगी तो वो आज़ादी दिलवाएगी हमें, और या ये तासर अब दे रहे हैं कि हमारी कोई डील हो रही है पसे पर्दा। तो इनसे पूछ लें कि क्या कोई डील हो रही है। अच्छा, मेरा तो ख्याल नहीं है कि अभी तक इस तरह आप जो डील की या एनआरओ की बात कर रहे हैं, तो इस पे अलीमा खान साहबा ने आज इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद कुछ कहा है, ज़रा वो सुन लें क्या कहा है। हुकूमत बैठी है, वो ये चाह रही हैं इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए। इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आए। अलकादर केस, इमरान खान ने आज इस पे भी वाज़ेह मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपकी गलत फहमी है, अगर आप डिले कर रहे हैं ये सोच के कि मेरी गर्दन पे आप तलवार लटका रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप सजा सुनाएं, मैं चाहता हूं कि आप इस पे सजा सुनाएं। जी चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि सजा सुनाओ भाई, ताखीर ना करो। देखिए, गुजारिश है कि ये अलीमा खान इसी तरह का एक साइड पे तासर देती हैं, दूसरी साइड पे इन्हीं के वकला हैं, इन्हीं के लोग हैं
जो इस्लामाबाद की हर गली में बैठ के बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि हम कोई स्पेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं के लोग हैं वो जो कहते थे कि नथिया गली में रेस्ट हाउस को साफ कर दिया गया था, इन्हीं के लोग थे जो कह रहे थे कि बनी गाला में उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा, हमारी कोई बातचीत चल रही थी। तो बात यह तासर जो है पीटीआई के अंदर से उभरता है, इनके लोग करते हैं। और बात रही सजा की, तो सजा तो हर उसको होनी चाहिए जिसने जुर्म किया है। बिल्कुल ठीक है। जुनैद अकबर साहब, ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है, ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसका फैसला बार बार मौखर क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। इसमें जी असल में ये सारे केसेस जो है ये सियासी केसेस बनाए गए हैं और इसका मकसद ही सिर्फ पीटीआई को, जो खान साहब को तो उसकी अपनी शराइत से मंगवाना था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की पार्टी तोड़वाने की। इन बेचारों की तीन बेचारों को तो कोई ज़बरदस्ती लेके आया था, ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई थी। और आज भी अभी पिछले दिनों मैंने एक हमारे दोस्त है MNA से मुस्लिम लीग, उनके तो मैं उनके साथ बैठा था, तो मैंने एक बंदे का जिक्र किया कि फ़लाँ भी आ रहा है। तो उस मैंने कहा ये किसी और के कोटे में आ रहा है, तो उसने जवाब दिया भाईजान हुकूमत इनकी है, मुस्लिम लीग नून का कोटा है। आपने परवेज़ खटक का कहा होगा ना? जो भी जो एक बंदे का, तो उसने कहा हुकूमत तो उन लोगों की है, ये इस पहले नहीं हुआ था जी। ये 26 नवंबर के बाद जो है हमारे कुछ लोग गए थे खान साहब के पास, किसी का पैगाम लेके गए थे। उन्हें यही बताया गया था कि इस केस में आपको सज़ा नहीं दिलवाएंगे और बुशरा बीबी पे केस भी नहीं होगा, बुशरा बीबी अंदर भी नहीं जाएगी। खान ने कहा कि नहीं, बुशरा बीबी भी अंदर जाएगी, कोई मसला नहीं, हमें कोई मसला नहीं। न चौधरी साहब के हुकूमत के पास ये इख्तियार है। मैं अभी कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि खान साहब इसी साल निकलेगा और ये इनकी बस की बात है नहीं। कैसे इस तरह ये जो बार बार ये डिले कर रहे हैं, ये इसी डिले कर रहे हैं। डायलॉग तो ये तो हमें भी पता है, इनको भी पता है, न इनके हाथ पे कुछ है न जो हमारे लोग बंदे। अच्छा, लेकिन आज आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और वकील सलमान अकरम राया साहब की भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुने। सर, मुज़ाकरात के हवाले से आज खान साहब के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? मुज़ाकरात वगैरह की कोई अहमियत नहीं है अगर हमें खून का हिसाब नहीं मिलता, अगर हमारे गुमशुदा लोगों को ढूंढा नहीं जाता। और ये बात मैं अभी अपने बाकी रफ़का से भी करूँगा और हम अपना राय अमल तरतीब देंगे। मुज़ाकराती अमल ने आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना, हम इस बारे में इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये बताएं जुनैद अकबर साहब कि ये जो गुमशुदा लोगों की आप बात कर रहे हैं, आज कर की है इन्होंने सलमान अकरम राया साहब ने, तो जो पहले 2 जनवरी को जब बैठे थे तो उस दिन ये बात क्यों नहीं की गई? ये असल में जब हमारी डायलॉग शुरू हुई थी तो उससे पहले खान साहब को भी वो मैसेज गया था। पहले यही बताया गया था खान साहब को, बिल्कुल मैं दोबारा कह रहा हूँ कि खान साहब को यही बताया गया था कि आप नतीजे गलिया शिफ्ट हो जाए, आप बनी काला शिफ्ट हो जाए। खान साहब ने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, पहले मेरे वो वर्कर जो जेलों में पड़े हैं पहले उसको निकाले, फिर आगे बात करेंगे। तो हमारी पहली शर्त ये थी कि जो बेगुनाह लोग जो है जो। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं जुनैद साहब कि 26 नवंबर को खान साहब से कहा गया कि आप नथिया गली चले जाएं या आप बनी गाला चले जाएं, 26 नवंबर की बात है ना? 26 नवंबर को भी कहा गया था जब हम जुलूस जो मोटरवे पी थी, उसी टाइम भी कहा गया था, उसके बाद भी कहा गया था। उसके बाद भी कहा गया। तो मुलाकात तो आप ही की पार्टी के लोगों की होती है? बिल्कुल, मेरे पार्टी के लोगों की वजह से। तो इसका मतलब है आपकी पार्टी के लोग जो है वो किसी का पैगाम लेके जाते हैं खान साहब के पास? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल कुछ लोग हैं जो पैगाम लेते जाते हैं और खान साहब ने उसको बहुत सख्ती से कहा कि मेहरबानी करके ये पैगाम लेके आना जाना ये काम न करें, आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें, लोगों की नुमाइंदगी नहीं करें। और इंशाल्लाह ताला वो खान जब निकलेगा इंशाल्लाह ताला सबको अच्छा, पता अब ये मुझे बताएं कि अब आप खुद ही कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ही के लोग हैं जो किसी का पैगाम लेके इमरान खान के पास जाते हैं और खान साहब ने कहा कि मेरे पास ये पैगाम ना लेके आओ। तो जब आपकी पार्टी की लीडरशिप ही कंप्रोमाइज्ड है तो फिर इमरान खान इस साल कैसे रिलीज होगा? ये बदकिस्मती हमारी यही है। ये अगर मैं जी 96-97 से पीटीआई के साथ हूँ। मैंने खान साहब के साथ तकरीबन हर एहतजाज में उनका साथ दिया, क्योंकि मैं सियासत के अलावा मेरा कोई काम ही नहीं है। मीर साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने लोग नहीं देखे थे जितनी मैंने 24 तारीख को या 25 तारीख को जो मोटरवे पे देखे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी पे जो खान के साथ जो थे उसके बावजूद नहीं। इसके बावजूद अगर हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते तो इसमें हम में कुछ मसले हैं। या तो मैं ख़ुद नहीं चाहता कि खान ना ले, या मेरी मसले हम में है, इसलिए जो खान साहब जो इतना लंबी जो जेल काट रहे हैं ना, तो इसमें हमारी अपनी खामियाँ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मुझे यकीन है कि खान साहब को इसका एहसास होगा। बहुत जल्दी जो इंशाल्लाह अच्छे फैसले होंगे
लेकिन ये है कि इस पर जो दुनिया का जो प्रेशर है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो दुनिया का प्रेशर नहीं, सीधी सी बात है अमेरिका का प्रेशर है। यही जो यही मैं सब जो है नहीं सिर्फ अमेरिका की नहीं, यूरोपियन यूनियन की भी है। अभी तो अरब मुल्कों की तरफ से भी उस पर प्रेशर आ रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो इनके ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी डायलॉग ये तो अपने लिए फेस सेविंग कर रहे हैं। अभी तो ये हुकूमत और इदारे एनआरओ मांग रहे हैं खान से, वो जेल में है लेकिन एनआरओ हुकूमत मांग रही कि दो बातें मैं आपको बता दूं, दो डायलॉग में जो दो बातें, ये हुकूमत की ख्वाहिश है और हुकूमत जो चाहती है वो यही चाहती है कि ये हुकूमत 2 साल और चले, 2026 तक चले। और खान साहब अगर इसी पे एग्री हो गए तो बात ख़त्म होगी, खान साहब भी निकलेंगे बाकी, लेकिन खान साहब अभी तक इस पे एग्री नहीं हो रहे। अच्छा तलाल चौधरी साहब, अब जुनेद अकबर साहब ने थोड़ी खुल के बात की है। वो कह रहे हैं जी कि बिल्कुल उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो किसी का पैगाम लेके खान साहब के पास जाते हैं और वो कह रहे हैं जी कि एनआरओ इमरान खान ही मांग रहा, हुकूमत एनआरओ मांग रही है। देखिए ये बड़ी खूबसूरती से जो नैरेटिव है ना, झूठा बयानियाँ, इसमें तो मैं इन्हें दाद देता हूँ। यानी कमाल के लोग हैं। यानी जो 9 मई पे माफ़ी मांग कर बाहर आते हैं वो भी विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। ओ भाई तुम माफ़ी मांग के आए हो। जो यहाँ से जो आए थे इस्लामाबाद को फतह करने और वापस में पेशावर में जाकर गंडापुर साहब तकरीर ऐसे फरमा रहे थे जैसे वो फतह करने के बाद झंडे गाड़ चुके हैं, पाकिस्तान में इनकलाब आ चुका है। यानी इस तरह ये जो क्या कहते हैं, स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करके पेश करते हैं, ये इनकी खूबसूरती है, ये माननी पड़ेगी। ओ मेरे भाई, ये कोई पैगाम लेकर नहीं जाता। अंदर से खान साहब अपने बंदों को कहते हैं मेरे लिए जाके कोई तरला मिन्नत करो, मेरे लिए स्पेस बनाओ, मेरे लिए कोई वहाँ पैदा करो और मुझे ये बताएं ये मुज़ाकरात जो हैं ये किस काम के लिए ये कर रहे हैं। सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि किसी तरह हमारे लिए एनआरओ की कोई ऐसा तरीकाकार बना दिया जाए कि हम लोगों के सामने शर्मिंदा भी ना हो, लिख कर भी ना दें, वहाँ पर कोई ऐसी राय निकल आए तो बात। और मुझे ये बताएं, ये कहते हैं जी हमने 2 साल चलाने के लिए ये शर्त तस्लीम कर लें तो खान साहब निकल आएंगे। खान साहब 2 साल नहीं, खान साहब 5 साल के लिए ये तस्लीम कर चुके हैं उस वक़्त जब उन्होंने ये शिक निकाल दी कि मैंडेट वापस करो, और या ये शिक निकाल दी कि हुकूमत की जो अपना लेजिटिमेसी है उस पर सवाल करना ख़त्म कर दिया। शर्तें तो रह गई आपकी 2, और उन 2 शर्तों में तो कोई आपकी शर्त नहीं है कि ये इलेक्शन पे कोई सवाल है या असेंबली पे या हुकूमत पे कोई सवाल है। तो ये बात 2 साल की नहीं है। बात इस वक्त खान साहब को अंदाज़ा है कि उनके जो मुकदमात हैं, देखिए 190 मिलियन तो उन्हें सामने नज़र आ रहा है, दीवार पे लिखा हुआ है कि इसका क्या फैसला होगा। मगर उससे बड़ा काम जो है, जो चार्जशीट जनरल फैज़ को हुई है, उसने पीटीआई की बुनियादें हिला के रख दी हैं। इनके सिर्फ बानी की नहीं बल्कि वो भी जो हर कोई, तो आपको पता है हाथ बांध के वो चकवाल खड़ा होता था। ये इनका सारी की सारी सियासत वहाँ घूमती थी। तो वो वाला जो केस है वो 190 मिलियन से भी बड़ा केस है। और बाकी रही प्रेशर की बात, तो हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं। देख लेते हैं कि प्रेशर बैनुल अक़वामी कितना का आता है और कितने कम झुकते हैं, दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा जुनेद साहब, ये जो प्रेशर है असल में तो प्रेशर अमेरिका का है, और अमेरिका का प्रेशर जो है वो कुछ ऐसे लोग हैं अमेरिका में, पाकिस्तानी हैं, एक उनकी तंजीम है पाक पैक, तो उन्होंने मीटिंग भी की रिचर्ड गर्नेल से, और उनका ये कहना जी कि हमने वादा लिया हुआ है अमेरिकन इलेक्शन से पहले कहा कि अगर ट्रंप जीत गए तो हम इमरान खान को रहा कराएंगे। तो आपको लगता है कि पाक पैक जो है और जो बाकी जो इस तरह की तंजीमें हैं उनकी लॉबिंग से इमरान खान साहब रिलीज़ हो जाएंगे? क्योंकि अब तो ये पता चल रहा है कि पाक पैक को भी तकसीम करने की कोशिश हो रही है। नहीं, अमीर साहब पाक पैक की मसला नहीं है। आप देखिए जी, ये बेचारे जो कहते हैं कभी ट्रंप से अपनी रिश्तेदारी बनाते, मेरी कोई कहता है मेरी माँ के साथ उसकी फ़लान उसने चाय पी थी, उसको सलाम किया था। ट्रंप ने आपको सबको पता है, हमने इलेक्शन में कभी ट्रंप का तो नाम नहीं लिया, कभी अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप ने अपने कैंपेन में इमरान खान का नाम लिया। तो हमें उसकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और ना इमरान खान की। तो ट्रंप को पता है कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सारे मुसलमानों का आलमी लीडर है।
उनको मुसलमानों की सपोर्ट बिल्कुल इमरान खान की वजह से उस पर वोट भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं मिली, ये माने या न माने, ये बेचारे तो कोशिश करते उससे मुलाकात करने की, लेकिन ट्रम्प ने अपने कैंपेन में इमरान खान का जिक्र किया, उसकी तस्वीर उठाई, तो ये नहीं है कि वो कर रहा है, क्योंकि उसको पता है। दूसरी बात ये है कि हम सबको ये तो साबित हुआ है कि अमेरिका ने इसमें किरदार अदा किया था हमारी हुकूमत गिराने में। तो अगर एक गलत काम और अमेरिका के और हमारे जो फासले अवाम के बड़े हैं, तो अगर वो इनको अनडू करे तो इसमें क्या बुरी बात है। तो इसी अमेरिका की वजह से, उसी की वजह से हुआ था हमारी एस्टेब्लिशमेंट। ये जो मुज़ाकरात हैं ये भी अमेरिका की वजह से हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने तक आपको स्पेस मिल जाए और हुकूमत जो है वो एंगेज कर रही है तहरीक इंसाफ को, ताकि अमेरिका का प्रेशर जो है उसका मुकाबला किया जाए। नहीं, हमारा तो जी ना, हमें इन मुज़ाकरात से कोई हमें उम्मीद है, ये तो सिर्फ लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिकल लोगों से बात करते हैं, हमें पता है इनके बेचारों के साथ क्या इख्तियार है। इन बेचारों का मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपना इंटीरियर मिनिस्टर ये नहीं लगा सकते, अपना वज़ीर आज़म नहीं लगा सकते, इनको तो हमें तो अभी मेरा ख्याल है चले इंटीरियर मिनिस्टर जिसका भी है, लेकिन अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपको पता है, आप इनकार नहीं कर सकते कि 26 नवंबर को बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जो हैं उनको पेशावर से इंटीरियर मिनिस्टर के जहाज़ पे रावलपिंडी लाया जाता है, वहाँ से अडयाला जेल ले जाया जाता है। तो आप जो मर्ज़ी कहें कि इंटीरियर मिनिस्टर इनका नहीं है, लेकिन आपकी लीडरशिप तो उसको इंटीरियर मिनिस्टर मानती है और उसके जहाज़ में बैठ के इमरान खान से मिलने भी जाती है। नहीं जी, हम उसको सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर नहीं मानते, हम उनको तो असली ताकत मानते हैं। यही इख्तियारात तो उनके पास है। मैं आपको जी, ये मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ, किसी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, जो इनका वज़ीर आज़म है, उनके साथ जो 26 नवंबर के जो है इनके इसके साथ कोई मीटिंग हुई, न किसी ने राबिता किया, जो हुआ किसी और ने करवाया। इन बेचारों को तो पता ही नहीं था कि क्या, किसी ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया कि इतना बड़ा लोग आ रहा है। जिस मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक मीटिंग मुझे बता दे, एक बात, एक बंदा मुझे बता दे जी, ये कहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इत्तेमाद में लिया गया था। तो उनके पास तो सारी ताकत तो उनके साथ है, बात तो उसके साथ हो। जिस तरह इमरान खान के दौर में भी सारी ताकत जनरल फैज के पास थी, इसी तरह मैं साहब, मैं इस तरह कोई नहीं हूँ, लकीर का फकीर नहीं हूँ, न मैं कोई जो है मैं सियासी वर्कर हूँ, कोई सियासी, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, हमसे गलतियाँ हुई इसलिए हम भुगत रहे और हमें एहसास नहीं था उसी टाइम। अगर उस टाइम हम पॉलिटिकल सोच अपनाते, हम पॉलिटिकल लोगों पे एतमाद कर दे, इन लोगों पे न करते, तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। हम इसलिए भुगत रहे कि हमने गलतियां की और इसमें कोई नहीं, बिल्कुल ये मैं क्या मानता हूं कि उसका रोल था। इन लोगों को बड़ापन दिखाना चाहिए ताकि ये भी कहे कि कौन चलाता है। हम मानता हूं मैं कि हमारी हुकूमत में उनका जनरल फैज का रोल था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसलिए ये जो तो अब आप जनरल फैज के साथ हैं कि नहीं है? नहीं, जनरल फैज के साथ न मैंने होना है न होना है। मैं यही मेरी है, अगर जिसने कानून तोड़ा, जिसने अपने हलफ से रोगर्दानी की, चाहे जनरल फैज हो, उसको भी सजा होनी चाहिए, चाहे जो अब तोड़ रहा है, जिन्होंने हलफ तोड़ा, जिन्होंने इलेक्शन में किया, जिन्होंने राबिते की, जिन्होंने अफरी किए, जिन्होंने हमारी जो है हमें ब्लैकमेल किया, उनके खिलाफ भी लेने। अच्छा तलाल चौधरी साहब, अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो बैरिस्टर गौहर को जहाज़ देते हैं 26 नवंबर को कि आप पेशावर से पिंडी आएँ जी और पिंडी से फिर हम आपको अडयाला जेल लेके जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे हुकूमत की सतह पे तहरीक इंसाफ जो है उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश तो की जाती है। वो और बात है कि तहरीक इंसाफ आगे से नखरे वगैरह करती है। देखिए, पहले तो मैं जुनैद साहब की एक बात को क्लैरिफाई कर दूं कि देखें, इतना ये गलत प्रोपोगंडा और फेक वीडियोस बनाते हैं कि जुनैद साहब कह रहे हैं कि ट्रंप ने कैंपेन में इमरान खान की तस्वीर उठाई थी और उसका नाम लेके वोट मांगे। तो मेरा ख्याल है ये ज़रा हकाइक ठीक कर लें। वो एक फ़ेक वीडियो थी जो कि पीटीआई के अकाउंट से ही बनाई गई थी और पीटीआई के लोग वो क्लेम करते थे। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ कैंपेन में नहीं किया। यानी कैसा ताकतवर आदमी है कि अमेरिका का सदर भी इसकी वजह से जीता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इससे एनआरओ चाह रही है, यूरोप भी कहता है कि इसको छोड़ दो और गल्फ स्टेट्स भी इसके बगैर सांस नहीं ले पा रही, लेकिन अडयाला से बाहर नहीं निकल पा रहा, ज़मानत नहीं होती, अपने सजाओं अभी आज के दिन तक भी काट रहा है। कैसा देखें, ये अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनके अपने नैरेटिव में। तो मैं एक और आपसे गुजारिश कर दूं कि ये वाला नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, ये कल बह के इसी तरह ही जुनैद साहब जैसे कोई और भाई कहेंगे कि हमें हॉन्ट करेगा, जो आज ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका हमें छुड़ाएगा। और पहले कहते थे लोगों को, बच्चों को वर्गला कर इधर इस्लामाबाद पे हमलावर करवाया कि ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं जो कि हुक्मरान है, इन पर जहाद करो इनके खिलाफ।
वो बेचारे आए, उन्होंने आके आंसू गैस और आगे क्या कहते हैं वो लाठी चार्ज और उसका सामना किया, और ये पीछे से उन्हीं से अपनी रहाई और उनसे मिन्नतें कर रहे। अगली बात ये जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ने फैसिलिटेट किया कि पीटीआई के लोगों को बानी पीटीआई के पास ले जाएं। देखें, वज़ीर दाखिला का काम है कि मुल्क में अमन व अमान, और उस वक़्त एक हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आए हुए थे, पाकिस्तान से अहम एग्रीमेंट होने जा रहे थे, तो उनके लिए अपना उसको अमन के लिए एक जमात अगर मुजाहरा कर रही है और उसका सरबरा जो है वो जेल में है, तो अगर लेकिन इसमें एनआरओ कहाँ से आ गया? इसमें हमने कब कहा है कि हमारे किसी बंदे ने कहा हो कि हमने जाके उधर क्या कहते हैं रेस्ट हाउस साफ करवाया है, या हमने कहा है कि ये छोड़ने जा रहे हैं, या हम अपनी किसी शर्त से पीछे? हम पहले दिन कहते थे हुकूमत असली है, मानना पड़ेगी। पहले भी कहते थे 16 किलोमीटर का वजीर आजम है, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसने 16 महीने पूरे किए। फिर उसके बाद ये कहते थे कि ये फॉर्म 47 और 45, आज इन्होंने वो शर्त अपने मुज़ाकरात से निकाली है। ये किसकी कामयाबी है? कहते थे 26वीं तरमीम नहीं होने देंगे, हुई है। कहते थे फलां चीफ जस्टिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं देखे ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हैं। तो मामला ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि ये इस वक्त इन्हें खौफज़दा हैं। इनका अपना अंदर जो है 190 मिलियन, किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी डकैती कभी भी नहीं हुई, और ये इनके मिनिस्टर्स उसमें गवाह हैं, इनके लोग इनके बात करते हैं, और उसमें 2 जमा 2 है। तो इसी तरह ये जो 9 मई है, ये अभी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, जुनेद साहब ने कहा है कि जनरल फैज़ को सजा मिलनी चाहिए हलफ तोड़ने की, मगर जनरल फैज़ को अपने सियासी मकासद के लिए जिसने इस्तेमाल किया, क्या उसने अपनी हलफ की रूहगर्दानी नहीं की? क्या उसको नहीं मिलनी चाहिए? बेनिफिशरी कौन है? बानी पीटीआई। किसने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रखवाने की कोशिश की? किसको कौन बेनिफिशरी बनना चाहता था? बानी पीटीआई। उसके बाद के जो बाकी जो इनके उनसे राब्ते थे और जो प्लानिंग थी, उसका बेनिफिशरी कौन बनना चाहता था? पीटीआई। सो मेरा मामला, ये दोनों एक ही जुड़े हुए हैं। ये ना समझे कि अगर जनरल फैज़ ने कुछ किया है सियासत में मुदाखलत, तो आपका ख्याल है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर करते रहे? पीटीआई उनका अलाय था ना जी, पीटीआई उनकी पार्टी थी, बल्कि पीटीआई को पाला पोसा ही उन्होंने, इक्तदार से लेकर अपोजिशन सारा कुछ वो करवाते रहे। तो ये बात ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता हकायक का इन्हें अंदाजा होगा। एनआरओ नहीं मिलेगा, आप बातचीत करनी चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान में आम आदमी के मसाइल है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी सबसे बड़ा आपके सूबे में। जो आपने बातें की हैं, इसके बाद मुज़ाकरात जो है वो कैसे आगे बढ़ेंगे? क्यों जुनेद साहब, मुज़ाकरात जो हैं वो फिर आगे बढ़ेंगे? नहीं, मुज़ाकरात अगर मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए बढ़े तो अच्छी बात है, वरना हमें अगर मुज़ाकरात के ज़रिए हमने अपने केसेस ख़त्म करने थे तो हम पहले कम थे। मेरे भाई ने बात की सही का कि एक तो ये मैं सिर्फ ये क्लियर करा दूं कि हमने अगर ये जो कह रहा है कि हमने आर्मी चीफ की जो है उसको रोकवाना था, अगर हमने वो रोकवाना था तो अगर आपको याद हो तो 48 घंटे पहले समरी भेजी गई थी। उस टाइम अलवी साहब थे, प्रेसिडेंट थे, तो अगर वो चाहते तो समरी वापस भेज देते तो ऑटोमेटिकली चीफ साहब जो है रिटायर हो जाते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उस टाइम का आर्मी चीफ भी नहीं चाहता था, बाजवा साहब भी नहीं चाहते थे कि उसको कर लेते इसका नाम हो, तो उसके लिए तो आसानी थी। बाजवा साहब क्या नहीं चाहते थे? बाजवा साहब नहीं चाहते थे, इसको पता है, इनको तो जबरदस्ती उसका। बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी से ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। तो उसी टाइम क्या प्रेशर था? आर्मी चीफ तो वो था, बाजवा साहब, और अलवी साहब प्रेसिडेंट थे। अलवी साहब जहाज पे लाहौर गए, बनी गाला में इमरान खान को मिले, खान के मिले, इमरान खान ने राजी हो गए, उसने क्या कर ले। अगर नहीं करते, आप बता दे, अगर अलवी साहब वो समरी वापस भेजते तो किस तरह हो जाता? दूसरे दिन तो मुनीर साहब ने रिटायर होना था, तो किस तरह होता? तो ये गलत बात है कि हमने उसको रुकवाने के लिए, अगर रुकवाने था, छोटा सा काम था समरी। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ वाले जो हैं आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ, जो चौधरी भाई ने, मेरे भाई ने बात की कि ये करते थे, उसने हमारे हम क्या ज़रूरत थी कि हम इसके लिए एहतजाज करते? मैं कहता हूँ कि अलवी साहब से खान साहब कहते मैं उस टाइम हमारी कमेटी थी जिसने हमारी जो इलेक्शन हो रहा था, ज़िमनी इलेक्शन में था, तो मैं भी उस टाइम उस कमेटी का मेंबर था। कि पीछे 2 थे मेरे साहब, आप उससे कंफर्म कर ले असद उमर साहब से। असद उमर साहब को अलवी साहब की कॉल आई कि दोनों ने जाना है खान
खान साहब से मिलना है, ये समरी आई है, क्या करूं मैं आप बेशक वो तो असद उमर साहब तो नहीं है हमारी पार्टी, उससे कंफर्म कर दे। अच्छा। अब मेरी बल्कि असद उमर साहब के साथ गाड़ी नहीं थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे लेके जाए, फिर मेरे उसको और एक MPA थी कराची की, उसने अपनी गाड़ी में लेके गए अलवी साहब के पास कि मैंने जाना है, खान साहब से पूछना है कि समरी का क्या करना है। अगर खान साहब नहीं चाहते, अलवी साहब से कहते कि समरी वापस कर दे, तो एक दिन बाद वो तो रिटायर हो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जब वो गिरफ्तार नहीं थे तो जनरल आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली? मैं यही कह रहा हूं, अगर उसने रुकावट डालनी थी तो अलवी साहब जिस दिन जिसकी आप मुलाकात की आप जिक्र कर रहे थे, उसके साथ असद उमर साहब थे। असद उमर साहब लेकिन अलवी साहब गए लाहौर। आपको याद नहीं है कि जब थोड़े दिन रह गए थे बाजवा साहब की रिटायरमेंट में और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, तो खान साहब ने एक एहतजाज की कॉल दी थी? नहीं, एहतजाज की कॉल अगर हमने दी थी तो उसका मकसद ये नहीं था कि आर्मी चीफ को रुकवाना था। मैं यही कह रहा हूँ कि एहतजाज की कॉल की जरूरत क्यों थी? अलवी साहब से कहते कि समरी वापस कर दे, अगले दिन आर्मी चीफ साहब रिटायर हो जाते, बात खत्म हो जाती। 3 दिन बाद दोबारा दूसरी में समरी आ जाती, जब दूसरी चल आती। ये तो यही मैं कह रहा हूँ जी, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को रुकवाने की हमने कोशिश की, हमने नहीं की। और मैं इसीलिए उसकी मैं कहता हूं कि असद उमर साहब अभी हमारे पार्टी में नहीं, आप उनसे कंफर्म करें कि आप और अलवी साहब गए थे लाहौर में, खान साहब ने इजाजत दी थी कि लाल जौहरी साहब, अच्छा नहीं है कि आज तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा जो कि रुकन कौमी असम्बली भी हैं, वो ये क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आर्मी चीफ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, तो अच्छी बात नहीं है। इस पर मजीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद जी। सेनेटर तलाल चौधरी साहब, आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि हुकूमत का ख्याल है कि जी तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग जो हैं वो इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो जुनैद अकबर साहब जो हैं वो क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नहीं है। देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है, देर आयद दुरुस्त आयद, मगर उस वक़्त एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, क्या नहीं किया गया? एहतजाज से पहले प्लानिंग की गई, उस वक़्त उस लॉन्ग मार्च का नाम उसकी डेट्स वो रखी गई जब अपॉइंटमेंट होनी थी, फिर उसका हदफ जो है वो इस्लामाबाद नहीं पिंडी रखा गया। उसके बाद लोगों को, अपने रहनुमाओं को कहा कि अगर ये लग गया तो फिर पता नहीं क्या होगा, और जो लगना चाहता था, जिसको आज चार्जशीट किया गया है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से जनरल फैज़, वो उनको ये लगाने, उनको तो ये बड़ी देर पहले अनाउंस कर चुके थे, तो दोनों बेनिफिशरी थे ना जी। एक ने ये लगना था, दूसरे ने चीफ लगने के बाद खान साहब को फिर दोबारा इक़्तिदार में बिठाना था। तो अगर ये आज अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी रही बात आरफ अलवी साहब की, आरफ अलवी साहब ने साइन पहले किए थे, खान साहब से बाद में पूछा था। और दूसरी बात है कि वो समरी रोकने से कोई रोक नहीं सकता था, हुकूमत उन्हें पहले से, उनकी कोई ऐसा मामला नहीं था रिटायरमेंट का, कोई टेक्निकल इशू नहीं था, और हुकूमत उस वक़्त उसकी हर तरह की लेजिटिमेसी उस हुकूमत की थी। तो बाकी रही बात के प्रोपेगेंडा, चले बाकी छोड़ें, आजकल ये जो पिछले केस 190 मिलियन का चला है, इसमें जो वहाँ रिपोर्टर्स जाते हैं उनसे पूछें कि बानी PTI, पाकिस्तान की जो सर्विसेज चीफ और पाकिस्तान की जो आर्मी क़यादत है उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। यानी लोगों को आप देखें ना, आज आप क्योंकि अपने गुनाहों की सजा के करीब पहुंच गए हैं, आज आपका हरबा नाकाम हो गया है, 26 नवंबर भी नाकाम हो गया, उससे पहले 9 मई भी नाकाम हो गया, 26वीं तरमीम भी आप ना रोक सके, अपनी मर्जी का ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सके, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा सके, ना अपनी मर्जी का रिजल्ट लेके इस पर पाकिस्तान पे हुकूमत बना सके। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तो चॉइस साहब फिर हमने तो मुज़ाकरात क्यों कर रही है? अगर तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर पोजीशन में सर, मुज़ाकरात क्यों मुज़ाकरात? नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर हूं, कमजोरी को देखें, सियासी फोर्सेस कमजोर ऐसी बात नहीं, एक सूबे में हुकूमत रखते हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। हाँ, हमें एजेंडे पे इनसे एतराज है। एजेंडा क्या होना चाहिए? आम आदमी की जिंदगी, दहशतगर्दी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, गरीब का चूल्हा कैसे चलाना है, पाकिस्तान की इज्जत कैसे बढ़ानी है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर चलना है, इस पर बात करनी है। आप ये इनके डेडलॉक का क्यों शिकार है? क्योंकि जो 2 शर्तें रखी हैं, वो दो शर्तें क्या हैं?
क्या उसमें इन्होंने कहा है कि बिजली सस्ती कर दें? क्या इन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान में कोई रोटी सस्ती कर दें? या कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए? नहीं, कौमी इशू पे तो ये इनके एजेंडे में कोई चीज ही नहीं। चलें यार, आप झूठी सच्ची डाल देते, चलें लोगों को आई वॉश के लिए 4-5 डाल। नहीं तो अभी तो उन्होंने तहरीरी तौर पे कुछ दिया ही नहीं है। मेरी माफी, मेरी माफी, मेरी माफी। सर जी सबको पता है ना जी, आप कमेटी के कौन सी बात छुपी रहती है? यानी तहरीरी तौर पे शर्मिंदा होने की वजह से नहीं दे रहे आप। 2 शर्तें हैं, मैं और मेरी माफी, मेरी माफी, मेरी माफी। यानी कहने का मतलब है कि एक रहा करें जी और दूसरा और कोई बात नहीं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है तलाल चौधरी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में आम आदमी के मसाइल भी डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही। लेकिन जुनैद साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे कि ये आप लोग जो हैं आपने काफ़ी कंसीड किया है, आप अपनी पोजीशन से काफ़ी हट गए हैं। पहले आप कहते थे हमारा मैंडेट वापस करो, आप जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो उसमें आप ये मुतालबा नहीं कर रहे। नहीं, असल में जी आप सही कह रहे हैं कि मुतालबात, इसमें वो मुतालबा इसलिए नहीं गए कि हमें यही बताया गया कि ये जो हमने स्टे ली हुई थी, अब उससे अगर ये कैसे अदालतों में चले तो यहाँ तो 5000 वोट लेके असम्बली में आए। सबको पता है कि वो इनके मुआले ने ने कहा कि हम तो हमारा तो 100% है और इन लोगों का जो है ये उनको भी पता है। अगर ये कैसे जो यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर आप अंदाज़ा कर ले कि यहाँ पर फरमाइशी फ़ैसले होते हैं। यहाँ पर ये अगर चलो हमें खान साहब भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बस सज़ा दे दे अगर है, क्योंकि जज साहब को ये बताया जा रहा है कि हमें डायलॉग जारी है, उसके बाद उसके मुताबिक फ़ैसला आएगा, क्योंकि जज साहिबान को फ़ैसले जो है तो यही केसेस कल को जज साहब ने अगर आपको बुला लिया यही कि आपने हमद मीर के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि मुझे ये बताया जा रहा है कि जी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं तो आप फैसले को आगे कर दें, नहीं तो क्या वजह क्या हो सकती है कि आप वजह यही केसेस रात के 12-12 बजे तक जो है यहाँ पर जो चलाए गए ना, यही फैसले रात के 12-12 बजे जो ये कभी हुआ नहीं था कि एक जज निकले और दूसरा जज इंतज़ार में करे कि इसको आगे वार्निंग नहीं। तो इससे क्या मैसेज जाएगा? मैं साहब ये मसला नहीं, यकीन करे जो भाई की अब तो मजबूरी है। तलाल साहब ने भी मान लिया है कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। तो डेडलॉक का शिकार है या नहीं, ये सर जी मसला यहाँ है कि हम क्यों बैठते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं 96 से हूँ, कभी इतनी सपोर्ट हमें नहीं थी जो आज है। ये बावजूद इनके कि ये जो और समझे इसके लिए, लेकिन तकलीफ इस चीज़ की होती है, ये इदारे हमारे अपने हैं, चाहे हम अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत है, ये मुल्क मेरा है। उस दिन मैं एक टॉक शो में बैठा था, दो सीनियर बंदे एक मुस्लिम लीग का पीपल पार्टी का था, तो वो यही कह रहे थे कि वो मेज़बान के साथ कि यहाँ पर जो वोट मिलता था वो एंटी इस्टब्लिशमेंट मिलता था। अगर आप इस्टब्लिशमेंट के पीछे बुरा भला कहते थे तो वोट मिलता। आप अंदाज़ा कर ले कि क्यों ये इतने फ़ैसले बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं कि ये मुल्क स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं कि जमहूरियत स्ट्रांग हो। तो ये फासले न मेरे फ़ायदे में है, ये मुझे फ़ायदा नहीं देगा कि लोग इदारों से नफ़रत करें, इस्टब्लिशमेंट से नफ़रत करें, क्योंकि मुल्क इनका फासला अवाम और इदारों के बढ़ेगा तो ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। ये मेरे लिए ये जो मुझे तो अभी खुशी होगी कि मेरे साथ ये कर रहे लोग उससे नफ़रत करते हैं, लेकिन मुल्क के लिए ख़तरनाक है। तो ये इदारों को भी सोचना है, हमें भी सोचना है कि बैठ के एतमाद बहाल करें। अब लोगों का एतमाद क्या वजूहात है कि क्यों लोग, मैं बार बार ये कहता हूँ। आप तलाल चौधरी साहब, ये जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू की रोशनी में आप क्या कहेंगे कि आइंदा जब भी हुकूमत और अपोजिशन बैठे तो क्या उसमें एक ये भी नुक्ता शामिल होना चाहिए कि आइंदा से कोई जो है वो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उन पे कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, उन पे उंगली नहीं उठाएगा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेगा? देखिए बिल्कुल होना चाहिए जी, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ना जी। और बार देखिए, मैं तो अगर जुनैद साहब जैसे पॉलिटिकल लोग इसकी क़यादत करते पीटीआई की, और ये कभी ये वो बिल्कुल अनाड़ी हमारे कुछ लोग हैं उनके हाथ में दे देते हैं, कभी हमारे वकला भाई हैं जिन्होंने फ़ीस के बगैर कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया उनके हवाले कर देते हैं अपनी पार्टी, और इनके पॉलिटिकल क्लास जो है वो तो दूर है, पॉलिटिकल क्लास तो बेचारी नज़र ही नहीं आती इनके की फैसलों में। बात ये है, ये बात जो कह रहे हैं कि बिल्कुल अदारों के बारे में नफरत नहीं होनी चाहिए, किसने फैलाई है? कौन आज भी बाहर बैठ के वो जो वीलॉगर्स हैं जो कि फंडिंग जिनको पीटीआई डॉलर्स में करती है और जिनके वीलॉग से वो कहते हैं जी वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो क्या बेचते हैं? नफरत। किस पे? पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के खिलाफ। कौन कहता है कि सिविल नाफरमानी चलाओ? इससे कौन कमजोर होगा? पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारे नहीं होंगे?
ये कौन इस तरह की बातें और ऐसे ऐसे लोग, यानी पाकिस्तान की तारीख में इतनी इंटेंसिव किस्म की लॉबिंग हमारे दुश्मन इंडिया या इसराइल ने नहीं की, जितनी फंडिंग इन्वॉल्व पीटीआई ने करके वीलॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और उसके बाद वहां जो लेकिन चौधरी साहब आपकी बात अगर दुरुस्त है, ये खत्म होना चाहिए। आपकी बात अगर दुरुस्त है तो क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उसने सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं की? क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उसने सरकारी खजाने से लोगों को पीटीवी का मुलाजम बनाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कराया? तो अगर तहरीक इंसाफ गलत काम कर रही है तो रियासत ने भी तो अपने वसाइल झोंक दिए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए, कौमी खजाने से लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। नहीं, अब एक मिनट, क्या रियासत का यह फर्ज नहीं बनता कि जो लॉबियस्ट इसराइल का है, फलस्तीन के जो खून बह रहा है उसको वो कहते हैं बिल्कुल ठीक बह रहा है, वही लॉबियस्ट इनका पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ? आपने कभी पोस्टर देखे हैं जो हमारे अदारों के जो सरबराह हैं उनके खिलाफ जो अमेरिका में ये चलाते हैं? आपने कभी तो वो आप देखें ना, जुनैद अकबर साहब का ताल्लुक, इनके जुनैद अकबर साहब का ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है और वो कितनी देर से ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखें, ये मैंने तो बात शुरू ही इससे की है कि इस तरह की पॉलिटिकल क्लास को दूर करके आज इसीलिए पीटीआई का ये हाल है। और ये सियासी, देखें, अदारों को मुतनाज़े ना करें, आम आदमी की जिंदगी पे बात करें। पहला मसला दहशतगर्दी है, दूसरा इकोनॉमी है, गरीब की जिंदगी ठीक करनी अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बढ़ाना है। आए बात करें, हमें भी चाहिए कि हम भी थोड़ी सी इस मौजू पे बात करें। आप बार बार इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जनाब पिछले दिन आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो इन्फ्लेशन है और महंगाई है उसके बारे में एक दावा किया, जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद 4.1% पे CPI है। बैरूनी तरसीलात हैं, पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के ऊंची सतह पे है। एक खुला सबूत है कि इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मुमिद माविन साबित होगा। तो ये तो एक दावा है कैबिनेट के इजलास में वज़ीर आज़म साहब का, लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आ गई है जी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है, डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम है पॉवर्टी प्रोजेक्शंस फॉर पाकिस्तान, और उसमें कहा गया नाउ कास्टिंग एंड फोरकास्टिंग, यानी कि कास्टिंग एंड फोरकास्टिंग। तो इसमें वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कह रही है जी कि 2024 जो है इसमें गुर्बत में 7% इजाफा हुआ है और 2024 में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 से 7% ज्यादा है। और 2024 में मुल्क में मजीद 1,30,00,000 अफराद जो हैं वो पॉवर्टी लाइन यानी कि खते गुर्बत से नीचे चले गए और गरीब खानदान ज्यादा मुतासर हुए और मजीद गुर्बत में धंस गए। तो 1,30,00,000 अफराद जो हैं वो खते गुर्बत से मजीद नीचे चले गए हैं 2024 में। तो ये मामला जो है इस पर भी हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए और ये बात करते हैं हम वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। जुनैद अकबर साहब, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 2024 में 7% जो है 2023 की निस्बत 7% ज़्यादा जो है गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है और 1,30,00,000 अफराद जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। क्या गवर्नमेंट को और आपकी पार्टी जो है अपोजिशन की पार्टी, आपको पार्लियामेंट में इन इश्यूज़ पे बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जब पार्लियामेंट में वही लोग आए जिसके पास मैंडेट हो, यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि वोट देने वाला अहम नहीं, वोट गिनने वाला अहम है। तो जब ऐसे लोग पार्लियामेंट में आएंगे तो उससे कोई किसी से पता है कि किसी और ने हम नहीं करना। मैं ये पहली बात मैं आप क्लियर कर दूं, मैंने ये कहा है कि इदारे अपने आईनी हुदूद में रहे ताकि उन पे तनकीद ना हो, क्योंकि इससे इदारे कमज़ोर होते हैं। ये नहीं कहा कि इदारे गलत करे उस पर तनकीद नहीं होगा, इदारे गलत करेंगे तो तनकीद होगा। तो यही मुल्क के ये तो आइन में भी लिखा हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ कि आइन के अंदर भी हमें भी जो कि लेकिन ये नहीं हो सकता कि इदारे अपने मैंडेट से आगे बढ़ेंगे और फिर यही तो इसमें मैं सिर्फ ये क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ पर किस तरह जी गुर्बत किस तरह कम होगी? एक पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ दबाने के लिए जो आप जो है आप आज अभी मैं आके देख रहा था कि नेपाल की जो है वो IT की एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा होगी ना, अंदाज़ा कर ले अगर यहाँ पर। अच्छा, लेकिन वर्ल्ड बैंक की मैंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, लेकिन जुनैद अकबर साहब, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को अगले
10 साल के लिए 20 अरब डॉलर का लोन देने का भी फैसला किया है और इसमें यह कहा है कि हुकूमत कोई भी आए, वर्ल्ड बैंक अगले 10 साल तक पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर के मंसूबे शुरू करेगा। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एतमाद का इजहार नहीं है? नहीं, वर्ल्ड बैंक जो है वो कोई चैरिटी तो नहीं चलाती, वो तो उसका तो ये मकसद नहीं है। वो पैसे देगी तो उसी पे चलेगा, उसने इंटरेस्ट लेना है, कोई फ्री में तो हमने नहीं देना। तो इस पे तो ये नहीं है कि इस पे इकानमी पे हमारी उसकी एतमाद हो गई। यहाँ पर आप जो है बिजली नहीं दे सकते, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी है कि इन्वेस्टर किस तरह आएगा। यहाँ पर है हमारी यूथ है, हमें है, अगर हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन होगी, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की जो है हालात बेहतर करे, वो इसके अलावा हर काम करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर मसला ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ा दे, ये बिजली का मसला कर ले, गैस का कर ले, अच्छा, ये चीज़ें कर ले तो आगे बढ़ेंगे। चीजें नहीं होगी तो किस तरह? चौधरी साहब, ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक जो है वो उसने एक फैसला किया है कि पाकिस्तान को 10 साल में 20 अरब डॉलर का कर्जा दिया जाएगा और इस मायदे पे 14 जनवरी को दस्तखत होंगे और ये आलमी सतह पर पहला बड़ा 10 साला पैकेज होगा जिसके फंडेड मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। यानी कि हुकूमत कोई भी हो, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है ये इन मंसूबों के लिए पैसे देता रहेगा और पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 to 35 का मकसद अहम शोबों में समाजी अशारियों को बेहतर बनाना है। तो आप समझते हैं कि अगर वर्ल्ड बैंक जो है वो इतना एतमाद कर रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि अपोजिशन के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर करके पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करे। देखिए, सबसे पहले तो अपोजिशन को चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना रोल प्ले करे, IMF को ख़त ना लिखे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के लिए उसकी हमायत ना करे। पाकिस्तान में लोगों को बिजली के बिल जो नहीं देते उनके जाकर आप वहाँ पर उनकी हमायत ना करें। पाकिस्तान की अपोजिशन को ये ज़िम्मेदार अगर होती, ये हमने तो 2-3 साल जो लगाए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो रिलेशंस ख़राब हुए थे फ्रेंडली कंट्रीज से लेके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, वो तो मेंड किए हैं। यानी हमने तो उन पर मरहम रखा है। तुर्की नाराज़ है, सऊदीया खुश नहीं है, पाकिस्तान के जो दोस्त चाइना है वो उसने मुंह मोड़ लिया था। आप इंटरनेशनल अदारों को लिखते हैं ख़त, उनके वहाँ हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा करते हैं, लोगों को पैसे दे के मुजाहरा करवाते हैं, किसके खिलाफ? कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस ना करो, पाकिस्तान के साथ काम ना करो। तो आज ये एतमाद बहाल हुआ है, इसका क्रेडिट खुले दिल के साथ इस हुकूमत को, इस वजीर आजम को दें। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान का आज अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज आज दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है। अगर पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हुआ है तो इसके बेनिफिशियरी पाकिस्तान नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसमें जज साहब हर दूसरे दिन फैसला आगे ले जाते हैं। इससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होती कि पाकिस्तान की अदालतों का हाल देखो क्या है? नहीं, देखें मीर साहब, गुजारिश ये है, 4 दर्जन एडजर्नमेंट्स ली हैं दफाई, ये जिन्होंने इनके वकीलों ने बानी PTI के। और देखें, आप फैसला करने वाले को मजबूर नहीं कर सकते कि सुबह ही फैसला होना चाहिए। उन्होंने ये कहते थे बड़ी जल्दी में कर रहे हैं, ये जी फलां कर रहे हैं जी, बड़ी तेजी में ये सब फैसले करते हैं। ठीक है। तो ये अगर चीजें अपने देखें, मेरी गुजारिश सुन लें, बदनामी हुई है 190 मिलियन चोरी से। ठीक है। यानी दुनिया को आपने वहां कहा कि चोरी का पैसा उन्होंने पाकिस्तान भेजा और आपने वो चोरी के पैसे से अपने जेब में पैसे डाल लिए 190 मिलियन में से, वहां ट्रस्ट बना के, और चोरों से मुज़ाकरा शुरू कर दिए हुकूमत। दुनिया आपको क्यों पैसे वापस भेजेगी? चलें, अल्लाह करे कि 2025 पाकिस्तान के लिए अच्छा साल साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इकबाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।